गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेद मैया कैरियर एकेडमी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की किताब है हमारे अतीत, उसका अध्याय 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी या कोई स्टेट की पीसीएस हो या रेलवे की हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें आपको मददरूप होगी एनसीईआरटी की किताब। तो एनसीईआरटी की किताब की जो हमने सीरीज़ चालू की है, उसमें आज हम कक्षा 8 हमारे अतीत का अध्याय 6 देखेंगे। तो चलो दोस्तों, यह है 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज़। हम सब जानते हैं दोस्तों कि सन 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह सन 1600 में हुई थी। इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक चार्टर पास किया और उसी चार्टर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया था पूर्व में व्यापार करने का। तो दोस्तों, ये एकाधिकार ऐसा था कि इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही पूर्व में व्यापार कर सकती है, उसकी होड़ में कोई कंपनी नहीं चल सकती। यानी कि जो इंग्लैंड का प्रदेश है वहाँ की कंपनियाँ ही इसकी होड़ में नहीं लग सकती। तो दोस्तों, देखते हैं सन 1608 में जहांगीर जो मुग़ल बादशाह था, उसने कैप्टन हॉकिंस नामक एक खलासी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वह जहांगीर के दरबार में गया था और उन्होंने व्यापार करने का परवाना मांगा था। सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब भारत में अकबर का शासन था। दोस्तों, ये हमें जानना ज़रूरी है कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब अकबर यहाँ का बादशाह था। अकबर की मृत्यु सन 1607 में हो चुकी थी और 1608 में जहांगीर भारत में मुग़ल सल्तनत का शासक था और सन 1608 में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में व्यापार करने की परवानगी लेने के लिए उनके दरबार में गए थे। तो दोस्तों, ये बंदर है सूरत का बंदरगाह। हम आज इसलिए याद करते हैं कि सन 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहली व्यापारी कोठी यहाँ पे स्थापना की थी। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सबसे बड़ी वस्ती गिचता गुजरात में जो कोई शहर है, तो सबसे बड़ी वस्ती गिचता सूरत में है, यानी कि घनी आबादी वाला शहर। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीन उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्रांति की जो लहर चली थी वह ब्रिटेन में चली थी, यानी कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का प्रमुख राष्ट्र बना था। सन 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। दोस्तों, ये हम याद रखेंगे। सन
1850 की बात है, तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि 1850 का जो दशक था 19वीं सदी में दुनिया का कारखाना किसे कहा जाता था। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप बेफिक्र यहाँ से आंसर दीजिएगा कि 19वीं सदी में दुनिया का कारखाना ब्रिटेन को कहा जाता था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी। दोस्तों यह देखिए, 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेचती थी, यानी कि ये व्यापारी कंपनी थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योग पर किस तरह के असर पड़े। दोस्तों हम जानते हैं ब्रिटेन का माल भारत में आने लगा, यानी कि भारत का कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, वहाँ से तैयार होकर माल भारतीय बाज़ारों में आने लगा। अगर ब्रिटेन का माल भारतीय बाज़ारों में आने लगा तो भारतीय शिल्प और उद्योगों पर उसका असर पड़ेगा ही। हम ये किस तरह से असर पड़ा, ये हम प्रस्तुत अध्याय में इस पर सवाल और चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारतीय कपड़े और विश्व का बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले सन 1750 में, दोस्तों हम जानते हैं कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला, उन दोनों के बीच प्लासी के मैदान में सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उसी युद्ध में सिराज उद दौला की हार हुई और उसे मार दिया गया। तब भारत में अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश हुकूमत की तब से स्थापना थी। तो सन 1757 के पहले की बात है सन 1750 की। तो सन 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था, यानी कि बहुत आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था, यानी कि निर्यात करता था भारत उसी समय। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेज़ों और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। दोस्तों यह पटोला मैं आपको बताऊं कि ये है पटोला। ये गुजरात में पाटन का शहर है, वहाँ की प्रख्यात पटोला बुनाई है। ये गुजरात में जब सोलंकी काल था, यानी कि गुजरात के चालुक्य सोलंकी काल था, उसे गुजरात के चालुक्य वंश से भी जाना जाता है। वहाँ का एक शासक था कुमारगुप्त, उसका नाम था कुमारगुप्त। वह कुमारगुप्त के समय में पटोले की शुरुआत हुई थी। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। दोस्तों इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप भी कहा जाता है, ये भी याद रखने का, इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। आगे देखते दोस्तों, शब्दों में इतिहास छिपा है।
यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, दोस्तों पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को द गामा, वह 1498 में यानी कि 22 मई 1498 में भारत आया था। और पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। कालीकट में एक वहाँ का राजा था जिसे कहते हैं जामोरिन। वह जामोरिन के दरबार में गया था और जामोरिन ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी अपने साथ ले गए थे। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। यानी कि जो सुतराऊ कपड़ा है उसका एक नाम प्रचलित हो गया कैलिको। यह नाम किसने दिया? तो पुर्तगाली ने। पुर्तगाली कालीकट को कैलिको कहते थे और कैलिको से जो कपड़ा ले जाते थे उस कपड़े को भी उन्होंने कैलिको कहा। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन निकलता है कि कालीकट से जो कपड़ा निकलता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कैलिको कहा जाता था। और ये नाम किसने दिया? तो पुर्तगाली ने। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना, दोस्तों यहाँ देखते ऑर्डर बुक का ये पन्ना है। मैं आपको, आप यहाँ गौर से देखिए, ये है ऑर्डर बुक का एक पन्ना। मैं आपको बाद में भी इसे दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो चित्र 3 में एक ऑर्डर बुक का पन्ना है, उसे देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है ऑर्डर बुक का पन्ना 5,89,000। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखिए। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिड्सकोसा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिड्स शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छिंट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। दोस्तों जब यूपीएससी की आप एग्ज़ाम देते हो तो क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। ये सीड्स शब्द है, वह कहाँ से आया? तो छिंट, यानी कि आपको सीड्स का मतलब पूछ देते हैं कि अंग्रेजी शब्द सीड्स का मतलब क्या होता है। तब ये आपको पता, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब चलेगा कि हिंदी में छिंट शब्द है। छिंट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। सन 1680 में के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियाँ, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की जो महारानी थी वह भी भारतीय कपड़ों से बनी परिधान
पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। दोस्तों यह भी आपको याद रखना होगा, बंडाना शब्द उसका क्या मतलब होता है। तो सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद, यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। दोस्तों यह जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में आप ये भी देख सकते हैं कि जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर कर में सजावटी चिन्ह बुने हो जाते हैं। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई की सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थी। दोस्तों वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उसमें उत्तराखंड और अभी का जो बिहार है वह शामिल था और इन प्रदेशों को मिलाकर उसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तराखंड और बिहार कौन से साल में कौन से राज्य का निर्माण हुआ उसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसी चैनल में। यह देखिए मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े। दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी यानी कि पाटनगर था वह था हैदराबाद। अभी हैदराबाद तेलंगाना का पाटनगर हो चुका है और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसे अमरावती कर दी गई है और अमरावती 2025 में कार्यान्वित हो जाएगी। तो दोस्तों हैदराबाद की स्थापना किसने की थी ये हमें याद रखना होगा। तो आसफ जाह नाम का एक शासक था, उसने हैदराबाद की स्थापना की थी। आगे की बात करते हैं। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधन और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्मस्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखिए। दोस्तों यहाँ आपको एक लकीर दिखाई देती होगी, ये कपड़े के मध्य से गुजरती है। तो कपड़े के मध्य से निकलती ये लकीर आप जानते हैं यह क्या है? दरअसल इस ओढ़ने में दो बांध कर रंग गए रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के उन रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों की आयात का विरोध करने लगे। दोस्तों यूरोपीय बाजार में जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वह भारत से आयात कपड़े का विरोध करने लगे क्योंकि भारतीय कपड़े की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि इंग्लैंड की रानी खुद अपने परिधान में भारतीय कपड़े को पहनती थी। तभी यूरोपीय कंपनी थी जो इंग्लैंड, उसने रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध किया। इसी दबाव के कारण सन 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता। दोस्तों कैलिको अधिनियम क्या है, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप यहाँ अचूक आंसर दे सकते हैं कि पुर्तगाली लोग कालीकट से जो कपड़े ले जाते थे उस कपड़े को उन्होंने कैलिको कहा। और यह कैलिको जब सन 1720 में
ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े और छिंट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का एक कानून पारित किया, तो इस कानून को कैलिको अधिनियम कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े का कारखाने खुले थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इसी क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। सन 1764 की बात करें, सन 1764 में हम ये भी याद रखेंगे बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई। उसी साल जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। सन 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। दोस्तों, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। सन 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया और सन 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, यानी कि वाष्प से चलने वाला इंजन, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मांगने की ज़रूरत नहीं रही। हमने अध्याय 2 में ये देखा। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा करने, उसे पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सामान आ गई, तब ब्रिटेन से जो चांदी की आय होती थी, उसके बदले में भारतीय सूती कपड़े का निर्यात होता था, वह बंद हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय किसानों और ज़मींदारों से इकट्ठा किया हुआ राजस्व के पैसों से ही कपड़ा खरीदने लगी। दोस्तों, स्पिनिंग जेनी जो सन 1764 में जॉन के ने उसका आविष्कार किया था, वह एक ऐसी मशीन जिसके एक कामगार एक साथ कई तकियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकिया घूमने लगती थी। दोस्तों, यह कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखा दृश्य है। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय बाजार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ से किलेबंदी को आप देख सकते हैं। यह भी आप देख सकते हैं 18वीं शताब्दी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र, भारत में जो बुनाई के मुख्य केंद्र थे, यह आप देख सकते हैं। गुजरात में अहमदाबाद, पंजाब में सिंध, जयपुर, यहाँ देख सकते हैं लाहौर, पंजाब में लाहौर, ये राजस्थान का सिंध है। यह आप देख सकते हैं बुरहानपुर, गुजरात में सूरत, महाराष्ट्र का बम्बई। यहाँ आप गोलकुंडा देख सकते हैं, कोरोमंडल, सेंथाम, गोवा, कालीकट, मदुरा। दोस्तों, ये सारे आप देख सकते हैं 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ थे।
अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन चारों क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। दोस्तों यहाँ आप बंगाल देख सकते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ बंगाल देख सकते हैं। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पाद केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से बेच सकते थे, यानी कि वो बंदरगाह एक्सपोर्ट करने के लिए काम आता था। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी। दोस्तों 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, 19वीं सदी के मध्य में, यानी कि 1853 में जब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे की स्थापना की थी। और सबसे पहली रेलवे थी मुंबई से थाना, यानी कि बॉम्बे से थाना। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई में गुजरात में स्थित थे। दोस्तों बुनकर कौन थे, यहाँ से हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम देखें तो 26 मिनट का वीडियो हो चुका है और पार्ट 2 में हम यहाँ से बुनकर कौन थे आगे देखेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।